हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में आप लोगों को स्टैटिस्टिक का भी चैप्टर मिल गया है ना। बिजनेस का भी फर्स्ट चैप्टर मिल गया है। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों को अकाउंट के साथ साथ थ्योरी के भी सब्जेक्ट्स का वीडियोस मिले। तो इसी तरह से अब हम बिजनेस में हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो आज से हम लोग बिजनेस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट। क्लास 11th में बिजनेस का सेकंड चैप्टर। सबसे पहले बिजनेस का सेकंड चैप्टर की यदि मैं बात करूं तो इसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं यहीं से आपको बताती हूं कि आपकी बुक में क्या लिखा है। अ बिजनेस एंटरप्राइजेस is an organization which is engaged in some business or commercial activities. Every business enterprise is a separate and distinct unit of business. Every business entity adopts some form of business organization to carry out business activities. Business enterprises may be classified into three broad categories: प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एंड जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब इसका मतलब समझिए कि संस्था में मतलब संगठन, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये डिसाइड करते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन का में ऑनरशिप कैसे रखेंगे। हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हम बिजनेस कौन से फॉर्म में करने वाले हैं। हम अकेले बिजनेस को करने वाले हैं या हम लोग गवर्नमेंट, है ना, हमारा बिजनेस है या गवर्नमेंट का है, या फिर जॉइंट सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले हमें एवरी बिजनेस एंटाइटी सम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस को ये तो डिसाइड करना ही पड़ता है कि हम अकेले जाने वाले हैं, हम गवर्नमेंट का शेयर इसमें रखेंगे या हम प्राइवेट में खुद ही काम कर रहे हैं। जब देखिए हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो वो कहलाता है प्राइवेट सेक्टर। जहां गवर्नमेंट मिलकर काम करती है, गवर्नमेंट संस्था बनाती, बिजनेस करती है, तो वो कहलाता है पब्लिक सेक्टर। और जब दोनों मिलते हैं, दोनों के शेयर्स होंगे 50% पब्लिक और 50% प्राइवेट, तो वो कहलाता है जॉइंट सेक्टर, है ना। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तीन होते हैं। फर्स्ट, private sector enterprises. The business enterprises which are owned, controlled and managed by private individual are known as private sector enterprises. These enterprises work with main motive of earning profit. प्राइवेट लोग, हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो हमारा मेन एम जो होता है वो पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना होता है। आपको सिर्फ इतना लिखना है, ओन एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट पर्सन्स, प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस है। ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, तो वो पब्लिक सेक्टर है, बस। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड, जियो, है ना, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो, ये सब पर्सनल, व्यक्तिगत, है ना, प्राइवेट सेक्टर्स हैं ये सारे, इनमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। दूसरा बेटा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज। ये नाम याद रखना, ओन्ड खुद का हो, कंट्रोल किसका है और मैनेज किसका है। तो जब तीनों बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही हो उसको या स्टेट गवर्नमेंट चला रही हो, उसी का कंट्रोल हो, वही मिलकर चला रहे हो, तो वो कहलाता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। दीज एंटरप्राइजेस वर्क विद द मेन मोटिव ऑफ सर्विस। सरकार पैसा नहीं कमाएगी, सरकार पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाती है समाज की सेवा के लिए, सर्विस देने के लिए। पैसा तो वो भी कमाएंगे बट वो सेकंड मोटिव होगा। एग्जाम्पल याद रखना, सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फुल फॉर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC, है ना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरा किसका कंट्रोल होता है, कौन को चला रहा है, गवर्नमेंट। तीसरा, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस।
द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन, कंट्रोल एंड मैनेज, यही लाइन आपको हर बार लिखनी है, विच आर ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय पब्लिक, प्राइवेट, और यहां पे लिखना है दोनों का मिलकर, मैनेज जॉइंटली बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट। जब सरकार और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर यानी कि प्राइवेट उद्यमी, बिजनेसमैन दोनों मिलकर जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस करेंगे तो उसे कहेंगे जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, तो डेफिनेशन में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, विच आर ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय डैश डैश डैश। जब पर्सन का होगा प्राइवेट का तो वो प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा, जब गवर्नमेंट का होगा तो वो गवर्नमेंट सेक्टर, और जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो जॉइंट सेक्टर। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें सारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के फॉर्म्स पढ़ने हैं। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब क्या? देखिए, जब हम बिजनेस करते हैं हम लोग, तो हम अकेले भी बिजनेस कर सकते हैं। जब हम अकेले बिजनेस करेंगे तो सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा। जब हम 2 या 3 या 4 या 5 आपस में मिलकर काम करेंगे तो वो पार्टनरशिप कहलाएगा, है ना। एक फैमिली बिजनेस कर रही है तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाएगा। फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस टोटल कितने हैं? 5। फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड, पार्टनरशिप, फोर्थ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फिफ्थ, कंपनी। आपको इन 5 फॉर्म्स को पढ़ना है, इनके फीचर्स, मेरिट और डीमेरिट्स याद करने हैं। अब मैं एक एक करके आपको ये सारे समझाने तो वाली हूं, बट मैं लास्ट में इसका पूरा ओवरऑल एक डायग्राम बनाकर आपको सारे उसी में फिट भी कर दूंगी ताकि आपको याद करने में आसानी हो। पर पहले हम समझ लें फिर डायग्राम। तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अ बिजनेस ओन, मैनेज एंड कंट्रोल। देखो सब में बस यही लिखना, बिजनेस ओन हमारा है, मैनेज कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, जब एक व्यक्ति करता धरता है, उसी का बिजनेस है, वही डिसीजन लेगा, वही मैनेज करेगा, तो वो कहलाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, फीचर की बात करूं, सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, क्या विशेषताएं होती है, कैसा नेचर होता है? तो फर्स्ट, सिंगल ओनरशिप। द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल only. All the capital is supplied by the single individual from his own wealth or from borrowed fund. या तो मैं खुद का पैसा लगाऊंगी या पैसा उधार लेकर लगाऊंगी, बट मेरा ही borrowed फंड होगा, मेरा ही ओनर फंड, जो भी सब कुछ है मेरा ही है। एक अकेला व्यक्ति जिसको बिजनेस चला रहा है तो वो कहलाएगा सिंगल ओनरशिप। फॉर्मेशन एंड क्लोजर मतलब जब एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है तो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है। जब मेरी मर्जी हो तब मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, मेरी मर्जी नहीं है मैं बिजनेस को बंद कर सकती हूँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। There are no legal formalities required to start and close sole proprietorship. There is no separate law governing these form of business. ठीक है, ओनली इन सम केसेस अ लाइसेंस माइट बी रिक्वायर्ड, बट अदरवाइज फॉर्मिंग एंड क्लोजिंग सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज वेरी सिंपल। कुछ बिजनेस होते हैं जिसमें हमें लाइसेंस लेने की जरूरत होती है, अदरवाइज हमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जब आपकी मर्जी हो आप बिजनेस स्टार्ट कर दो, आपको नहीं लग रहा है तो बिजनेस को बंद कर दो। मतलब स्टार्ट भी आसानी से हो सकता है और क्लोज भी आसानी से हो सकता है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। किसमें बेटा? सिंगल ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट, लायबिलिटी, ये समझना आप अच्छे से। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेब्ट of the business in case of business losses
if the business assets are not sufficient to meet all business liability, the proprietor may have to sell his personal property to pay off the liabilities. So sole proprietor has unlimited liabilities. इस वर्ड को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, unlimited liability. सोल प्रोप्राइटरशिप में जब आपको लॉस होता है या आपके पास इतना पैसा नहीं है कि बिजनेस की एसेट से लॉस कवर हो सके, तो आपको अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेचकर बिजनेस के लॉस को कवर करना पड़ता है, क्योंकि आप सिंगल ओनर हो। तो यदि सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी की बात करें तो ये डीमेरिट होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि नुकसान है तो उसकी भरपाई आपको अपनी खुद की पर्सनल चीजें बेचकर भी करना होगा। नेक्स्ट, सोल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिप्ट। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, whole risk is borne by a single individual only. The sole beneficiary of all the reward is one individually only. देखिए, नुकसान भी है आपका अकेले का है, लेकिन प्रॉफिट भी है तो आप अकेले का है। आपने बिजनेस किया है, यदि आपको नुकसान हुआ तो आपको उठाना पड़ेगा, नुकसान हुआ डीमेरिट। लेकिन प्रॉफिट की बात करें, यदि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, आपको रिवॉर्ड मिला है, तो वो भी आपका खुद का है, आपको उसको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल, the proprietor is the sole owner of the firm, has full control over it. ठीक है, the ownership and management lies in the hand of one person only. कंट्रोल, ओन, मैनेजमेंट सब एक व्यक्ति का होगा, सब एक व्यक्ति के हाथ में होगा। नेक्स्ट, no separate legal entity. A sole proprietorship has no legal identity separate from that of its owner. ठीक है, जो ऑनर है उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटाइटी नहीं है, उसका जो बिजनेस है उसी के साथ उसकी एंटाइटी है, उसका अस्तित्व है। सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ऑनर। ऑनर भी वही है, और कौन? एक जो पर्सन है, तो उसकी एंटाइटी को आप अलग नहीं कर सकते बिजनेस से। नेक्स्ट, लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। एक अकेला व्यक्ति जब बिजनेस करता है तो जब तक वो है तब तक उसका बिजनेस है, यदि उसे कुछ हो गया, ऊपर चला गया, तो बिजनेस बंद। यानी कि यहाँ पे लेक ऑफ कमी होती है कि बिजनेस कंटिन्यू चल पाएगा या नहीं। सिंस बिजनेस एंड ऑनर आर वन, सो डेथ, insolvency, incapacity, ailment, etc. will have direct effect on the business. कुछ भी हो जाए उसके साथ, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, वो कैपेबल नहीं है काम करने के लिए, कुछ भी हो तो उसका बिजनेस पे उसका सीधा इफेक्ट होगा, उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो बिजनेस कंटिन्यूटी की यहाँ पे कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं मेरिट्स। फायदा क्या होता है सोल प्रोप्राइटर का? पहला तो क्विक डिसीजन, किसी से भी मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा खुद का चैनल है, मेरी मर्जी होगी, मैं उसे कितना भी 4 घंटे उस पर मेहनत करूं, 8 घंटे मेहनत करूं, मुझे क्या डिसीजन लेना है मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अकेली हूं। In sole proprietorship firm, all the decisions are taken by the proprietor himself. He is not supposed to consult anyone and waste time. मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि मैं अकेली हूं तो मैं जल्दी डिसीजन ले सकती हूं। Confidentially, the sole proprietor is not expected to share his secret with others. मुझे अपने सीक्रेट किसी से भी शेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बातों को गुप्त रख सकती हूँ, कॉन्फिडेंशियली रख सकती हूँ। नेक्स्ट, डायरेक्ट इंसेंटिव। इन सोल प्रोप्राइटरशिप firm, there is direct relation between the effort and reward, which means if proprietor puts extra effort, then profit increases and proprietor gets extra income. जितनी मैं मेहनत करूं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, मैं जितनी मेहनत करूंगी मुझे उतनी इनकम ज्यादा होगी, मुझे उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा, मेरा प्रॉफिट भी मेरा, लॉस भी मेरा।
यानी कि डायरेक्ट इंसेंटिव। यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर को किसी के साथ कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है, उसे पता है कि मैं जितनी मेहनत करूंगा मेरा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। सेंस ऑफ accomplishment, there is personal satisfaction involved in working for oneself. The success in business not only contribute to self-satisfaction but also instills in the individual a sense of accomplishment and confidence. इसका मतलब ये होता है कि मैं अकेली हूँ, मुझे पता है मैं जितनी मेहनत करूँगी, मैं जितना इसमें हार्ड वर्क डालूंगी, मुझे उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और यदि मैं ग्रोथ करूंगी तो मैं खुद सेटिस्फाइड होंगी, मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ भाई मेरा काम अच्छे से कंप्लीट हुआ है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन। जब हम अकेले बिजनेस करते हैं और बिजनेस ग्रो करता है तो हम मोटिवेट होते हैं, हमें एक अच्छी सोच होती है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, हमें लगता है कि यार हमने कुछ किया है ना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन होने की बात कही गई है। लास्ट, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। अभी हमने पढ़ा था कि जब अकेला सोल प्रोप्राइटर होता है तो उसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, वो इजीली अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, क्लोज कर सकता है, ये मेरिट हुआ। अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन is easy to form, no legal formalities are involved in setting up this type of organization. देखो क्या मेरिट्स हुए, क्विक डिसीजन, डायरेक्ट मुझे इंसेंटिव मिलता है, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, कॉन्फिडेंशियली मैं हर बात रख सकती हूँ, और सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, लास्ट इसका सोल प्रोप्राइटरशिप का डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन। अब भाई आप खुद क्विक डिसीजन ले सकते हो, आपको खुद प्रॉफिट मिल रहा है, आपको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, तो इसके नुकसान क्या है? नुकसान वही जो हमने अभी पढ़ा था, एक अकेला व्यक्ति है तो जितना उसके पास कैपिटल होगी उतनी लगाएगा, लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड कैपिटल, लेकिन लायबिलिटी अनलिमिटेड। अभी पढ़ते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, finance is supplied by the proprietor himself from his wealth or from borrowing. जितना मेरे पास पैसा है मैं वो लगा सकती हूँ या मैं उधार लेके लगा सकती हूँ, बट मैं अकेली हूँ तो मैं उतना ही पैर फंसारूंगी जितना मैं कर सकती हूँ। ऐसा कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर फंसाने चाहिए। तो यहाँ वही बात आ रही है कि मैं उतना ही करूंगी जितना मैं पे कर सकती हूँ, लोन भी कितना लूंगी जितना मैं पे करने की ताकत रखती हूँ, मतलब मेरे जो रिसोर्सेस होंगे यहाँ पे लिमिटेड होंगे। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, जब तक मैं हूं मेरा बिजनेस है, यदि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी की कमी है। द सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप firm depend upon one person only. If the proprietor fall ill or become insolvent, then the business may come to an end. मुझे कुछ भी हो जाता है, मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊं, मेरे साथ कोई दुर्घटना घट जाए या कुछ भी हो, तो मेरा बिजनेस पे इसका सीधा इफेक्ट होगा, वो बंद हो जाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, यदि मेरे पास नुकसान हुआ है या मेरा डेप्ट ज्यादा हो गया है तो मेरी पर्सनल एसेट्स भी मुझे बेचनी पड़ेगी, ये सबसे बड़ा मेरा नुकसान है या मेरा डीमेरिट्स है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, द सोल प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेप्ट इन केस ऑफ हेवी लॉसेस। द प्रोप्राइटर विल नॉट ओनली लॉस ऑल हिज बिजनेस एसेट्स बट ही मे हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे बैक हिज डेप्ट। यदि आपको नुकसान हुआ है तो आपके घर के बर्तन भांडे तक आपको बेचने पड़ेंगे। नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल. A single individual cannot be expert in all the field. He may be a good सेल पर्सन बट नॉट अ गुड मैनेजर। देखिए, एक दुकानदार है, उसका खुद का बिजनेस है, जरूरी नहीं है कि उसमें सारी क्वालिटी हो, वो अच्छा सामान बेच सकता है, एक अच्छा सेलर है, बट उसमें मैनेजमेंट करने की सारी एबिलिटी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो एक व्यक्ति में कितनी क्वालिटीज होंगी, यानी कि मैनेजमेंट करना एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है और यहाँ पे एक व्यक्ति मैनेज कर रहा है, इसलिए जो मैनेजरियल स्किल की बात की है वो भी क्या कहा है कि लिमिटेड होता है। एंड फिनिश। तो डिसएडवांटेजेस में 4 इन्होंने दिए हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। हम लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ अलग से यदि हमें 5 पूछ लें तो हम लिमिटेड कैपिटल लिख सकते हैं कि लिमिटेड कैपिटल होती है ना। और कंक्लूजन यहाँ पे इन्होंने छोटा सा दिया है, सोल प्रोप्राइटरशिप is a suitable form of business for small scale enterprise. The sole proprietorship is suitable for enterprises which require personal attention and limited capital, such as local grocery shop, small bakery shop, tailoring shop, health clinic, doctor's clinic, lawyers offices, etc. क्या बोल रहे हैं ये कि भाई जहां पे हमें लगता है कि हमें बिजनेस में पर्सनली अटेंशन देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है, वहां पर हम सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस चुन सकते हैं। जैसे कि सब्जी बेचने वाले, ग्रोसरी बेचने वाले, है ना, टेलर की शॉप, डॉक्टर का क्लिनिक, लॉयर, यहाँ पे ये खुद अकेले ही होते हैं, वो किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करते हैं। तो जहाँ पे छोटे स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टर्नओवर नहीं हो रहा है, वहां पर हम कौन सा फॉर्म चुनेंगे, बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, सोल प्रोप्राइटरशिप। चलिए, तो हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिया। अब इसका सेकंड फॉर्म हम पढ़ेंगे HUF। ठीक है, HUF का फुल फॉर्म सबसे पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऐसा परिवार जो विभाजित नहीं है ना, जहां पे चाचा जी, ताऊ जी, पापा, दादाजी सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये अधिकतर हम लोग गांवों में देखते हैं। जब पुराने जमाने की हम बात करें तो वहां पे क्या होता है कि जैसे एग्रीकल्चर, खेती, है ना, तो वहां पे उस जमीन पर सभी का हिस्सा होता है। अगर 4 बेटे हैं तो चारों बेटों का हिस्सा है, सब लोग मिलजुल कर वहां पे खेती करते हैं। तो ये जहां पर सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, या दुकान होती है, एक बहुत पुरानी दुकान है, कहते हैं हमारे दादाजी पर दादाजी चलाते थे, ऐसा, तो वो जो बिजनेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, जहां पे हमने क्या पढ़ा बेटा कि एक अकेला व्यक्ति ही, वन मैन शो, जहां पे एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड, जहां पे एक परिवार पूरा मिलकर बिजनेस चलाता है उसको बोलते हैं HUF। द बिजनेस कैरीड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जहां पे एक परिवार के सभी सदस्य मिलकर बिजनेस करते हैं उसे हम कहते हैं एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कब एग्जिस्ट करेगा, जब 2 शर्तें हैं। फर्स्ट, या तो कम से कम उस बिजनेस में 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए। कितने मेल मेंबर्स? 2, कम से कम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए HUF में। और एग्जिस्टेंस ऑफ सम एनिस्ट्रियल प्रॉपर्टी, और पुरानी संपत्ति जो कहते हैं ना हमारे पूर्वजों के, तो वो संपत्ति होनी चाहिए, तब वो HUF कहलाएगा, हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाएगा। तो देखिए, शॉप तो बहुत पुरानी है, उस पुरानी में पापा, दादाजी, ताऊ जी, चाचा जी सबका हिस्सा है, तो वो एक एनिस्ट्रियल प्रॉपर्टी में सबका हिस्सा है। अच्छा, अब जो मेन होता है, सबसे बड़े एल्डेस्ट पर्सन, है ना, वो कौन होंगे? दादाजी। तो दादाजी यहाँ पर क्या कहलाते हैं? कर्ता। मेन यहाँ पे जो काम करता है वो क्या कहलाता है? कर्ता। और जो पापा, ताऊ जी, चाचा जी ये सब होंगे वो कहलाएंगे को पार्टनर। क्या कहलाएंगे? को पार्टनर, पार्टनर नहीं, को पार्टनर। ठीक है, अब अभी हम पढ़ भी रहे हैं, पर इससे पहले हम एक चीज और समझते हैं कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हमारे 2 नियम चलते हैं। एक होता है बेटा मिताक्षरा लॉ और एक होता है दया भागा लॉ। वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक आपको पता होना चाहिए। क्या
कि हिंदू जो दिस बिजनेस इज गवर्न बाय द फॉलोइंग इनटू हिंदू सेशन एक्ट दया भागा, ये दया भागा है। अंडर दिस ये लो जो है वो ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, ठीक है। एप्लीकेबल ये तो दया भागा जो है वो एप्लीकेबल इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी ये एप्लीकेबल है। दो नियम है, एक मिताक्षरा और एक दया भागा। तो आपकी बुक में सिर्फ इतना लिखा है, बट हम लोग इसको और पढ़ेंगे कि मिताक्षरा लॉ जो है अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, इंडिया में सब दूर ये रूल लागू होता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम। वेस्ट बंगाल और असम में मिताक्षरा लॉ फॉलो नहीं होता है। क्या होता है मिताक्षरा लॉ? मिताक्षरा लॉ में ये होता है अंडर दिस लॉ द सन एक्वायर्स बाय बर्थ एंड इंटरेस्ट इन द एनिस्ट्रियल प्रॉपर्टी। जैसे ही आपके परिवार में बेटे ने जन्म लिया, जन्म से ही उसे अधिकार मिल जाता है, राइट्स मिल जाता है आपकी संपत्ति में। पिता चाहे, दादाजी चाहे या ना चाहे, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ आपकी प्रॉपर्टी में वो भी हिस्सेदार बन गया है। तो बाय बर्थ से ही, ठीक है, जैसे ही, तो यही नियम चलता है ना, कि भाई जैसे ही बेटे का जन्म हुआ वो भी क्या हो गया, संपत्ति में उसको भी अधिकार, राइट्स मिल गया है। अब यदि मान लीजिए पिताजी को अपनी संपत्ति बेचना है तो ऐसी कंडीशन में उसको अपने बेटे के भी सिग्नेचर या उससे भी पूछना पड़ेगा। कौन से नियम के अकॉर्डिंग? मिताक्षरा। दूसरा नियम कौन सा होता है बेटा? दया भागा लॉ, हिंदू लॉ का, जिसमें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सन डज नॉट एक्वायर एनी राइट बाय बर्थ, जिसमें लड़के को जन्म से ही अधिकार नहीं मिलता है अपनी पुरानी संपत्ति में, एनिस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। स्टेट ऑफ बंगाल एंड असम एंड अदर पार्ट्स, ये सभी वर्ल्ड में, इंडिया में, वैसे ये हिंदू लॉ जो होता है ये अधिकतर हमारे इंडिया में चलता है, तो ये नियम बंगाल और असम में भी चलता है। वहां पर भी यही नियम फॉलो होता है कि बाय बर्थ से किसी भी लड़के को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। आफ्टर डेथ, पिताजी की मृत्यु के बाद वो संपत्ति बेटे को मिलेगी इस नियम के अकॉर्डिंग। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, जॉइंट हिंदू फैमिली के अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग दो नियम फॉलो किए जाते हैं। एक बाय बर्थ से प्रॉपर्टी मिल जाती है और एक पिताजी या जो बड़े हैं अपने, उनकी डेथ के बाद। दो नियम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें और क्या होता है। तो फीचर ऑफ HUF, फर्स्ट, फॉर्मेशन। For the formation of joint Hindu family business, there should be at least 2 members in the family and ancestral property to inherited by them. Business does not require any agreement as membership is by birth. ठीक है ना, बिजनेस डज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है कि बर्थ से ही आपको बिजनेस में हिस्सा मिल रहा है। इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सेशन एक्ट 1956। फॉर्मेशन जरूरत ही नहीं है, जैसे ही आपने जन्म लिया आप भी परिवार के एक सदस्य बन गए हो, एग्रीमेंट की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। आपने जन्म लिया है, आप आगे चलकर अपने फैमिली का बिजनेस कर सकते हो, तो यहाँ पे फॉर्मेशन जो होता है उसके लिए कोई एग्रीमेंट या कुछ कराने की जरूरत नहीं है HUF में। नेक्स्ट, लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, whereas liability of other member of joint Hindu family business is limited up to their share in the business। देखिए मैन कौन है? दादाजी है ना, कर्ता जो सबसे, दादाजी की डेथ के बाद ताऊजी बनेंगे, जो परिवार में सबसे बड़ा होगा, एल्डेस्ट पर्सन होगा, वही बनेगा। अब क्या होगा, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब यदि बिजनेस में लॉस हुआ तो सबसे ज्यादा जो जवाबदारी होगी वो कर्ता की होगी। कर्ता को सबसे पहले लॉस का पेमेंट करना होगा। वो अपने को पार्टनर जो दूसरे लोग हैं फैमिली के, उनसे भी पैसा मांगेंगे, लेकिन वो लोग जो पैसा है वो लिमिटेड ही देंगे। तो जो बाकी परिवार के सदस्य हैं वो उतना ही पेमेंट करेंगे जितने उन्होंने शेयर्स हैं उनके पास, प्रॉफिट शेयरिंग जितना उनके पास है। तो उनकी लायबिलिटी कैसी हुई? लिमिटेड। लेकिन जो मेन है कर्ता है ना, परिवार का जो मुखिया है, उसकी लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड।
उसको तो पेमेंट करना ही है, अगर नहीं है तो मुखिया की पर्सनल एसेट्स भी उन्हें सेल करनी पड़ेगी। तो कर्ता की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। और बाकी सब पार्टनर्स की कैसी होगी? को पार्टनर्स की लिमिटेड। नेक्स्ट, कंट्रोल। The joint Hindu family is managed and controlled by the senior most of the family who is called Karta. Only the Karta has legal right to enter in contract with outsider. सारे डिसीजन परिवार का जो मुखिया है वो लेगा और सारा कंट्रोल भी जो है वो कर्ता के हाथ में ही होगा। सारे मुख्य डिसीजन कौन लेगा? कर्ता। तो पूरा HUF में कंट्रोल किसका होता है बेटा? कर्ता। Next, minor member. In joint Hindu family business, a child become a member by birth only. So there is no restriction for a minor to become member of business. हम देखते हैं कि भाई 12-13 साल का बच्चा ही दुकान पर बैठा हुआ है और वो सब संभाल भी लेता है। क्यों? क्योंकि बाय बर्थ से ही वो आपका मेंबर बन चुका है, उसको कहीं पे भी लीगल एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो बाय बर्थ से ही जब कोई व्यक्ति आपका परिवार का मेंबर बन जाएगा तो वो बिजनेस का भी मेंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे माइनर व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो भी सारे क्या बन जाते हैं? HUF जो बिजनेस है उसके मेंबर बन जाते हैं। कंटिन्यूटी, देयर इज continuation of joint Hindu family business as Karta dies, the next senior most member become Karta. दादाजी की डेथ हो गई, 4 बेटे हैं तो जो सबसे बड़ा बेटा है फिर वो कर्ता की जगह ले लेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी चलती ही रहेगी, बिजनेस कभी बंद नहीं होता किसी एक की डेथ के बाद। ठीक है, तो कंक्लूजन, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ऑन द डिक्लाइन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इन द कंट्री। धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब न्यूक्लियर फैमिली होने लग गई है, तो धीरे धीरे ये जो हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देखते हैं धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होने लगी है? कम। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? सोल प्रोप्राइटरशिप और HUF। अब हम वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि बहुत बड़ा बनाने पर टाइम भी ज्यादा लगता है और फिर वो इतना सारा एक साथ देखने पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बोरियत भी महसूस होती है। तो अब हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाए और जल्दी जल्दी थ्योरी के भी वीडियोस आपको मिल पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कितनी तरह की होती है और टाइप्स ऑफ पार्टनर, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है। तो इसको जल्दी से आप कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट वीडियो भी आपको कल तक वापस मिलने वाला है, पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, फर्म क्या होती है और टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं। ठीक है, तो मिले नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से चैनल को लाइक करती रहिएगा, सब्सक्राइब, शेयर। बाय, टेक केयर।